1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरा कंप्लीट हिस्ट्री जो है, कंप्लीट जो इतिहास है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कल मैंने आपका इसको इंट्रोडक्शन बताया था कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री कवर करनी है। हिस्ट्री को अपन को याद नहीं करना है या रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। इससे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन उस क्वेश्चन को क्या कर पाए, सही से आंसर कर पाए। ठीक है, तो यही है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि बोले तो प्राचीन भारत, और प्राचीन इतिहास दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा। मिडेवल के बारे में बताया था कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मिडेवल यानी कि मध्यकालीन, और उसके बाद अपन ने पढ़ा, अपन ने डिस्कस किया था क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करेंगे यानी कि 1857 की क्रांति हो या फिर यूरोपीय कंपनी हो, वहाँ से लेकर गांधीयन युग और भारत स्वतंत्र होने 1947 तक पूरा कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, क्या क्या घटनाएं इसके साथ घटी पूरा। तो आज अपन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पेपर में पूछे ही जाते हैं उनको अपन पहले कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिडेवल हिस्ट्री उठा रहे हैं। मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो उठा रहे हैं। तो इसमें अपन क्या कवर करने वाले, सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करेंगे कि भारत में किस तरीके से अरबों ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद किस तरीके से तुर्कों ने आक्रमण किया, और किस तरीके से इंडिया यानी कि दिल्ली में दिल्ली सल्तनत यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद किस तरीके से मुगल डायनेस्टी की जो इस्टेब्लिश हुआ, उस तरीके से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल फन की तरह पढ़ना है, बिल्कुल स्टोरी की तरह सुनकर आपको इसको पढ़ना है। बिल्कुल देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये आपको पता है मध्यकालीन हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया। तो कुछ लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि अगर इंग्लिश में बता देते हैं तो हिंदी वाले स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि हिंदी में पढ़ाइए। तो अब आपको बताना है कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से नहीं। प्रमोद पाल है, जो प्रमोद पाल कहते हैं कि इंग्लिश में क्यों, हिंदी में बताइए। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको जो वर्ड रहेंगे इंग्लिश में वो इंग्लिश में बताते जाएंगे, और पूरा ज़्यादातर हिंदी में ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मिडेवल, मॉडर्न एंड हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया यानी कि हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया यानी कि बोल सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्रमोद पाल के लिए खासकर ये है। वहीं अगर देखें भारत पर अरब आक्रमण, तो सबसे पहले स्टार्ट किस तरीके से करना है कि भारत में जो है अरबों ने किस तरीके से आक्रमण किया। अरब बोले तो ईरान के शासक। सबसे पहले कुछ इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता जो रही है वो क्या क्या रही है। कई लोग कहते हैं कि भारत में अरबों का आक्रमण प्रमुख भारत की जो संपन्नता है यानी कि भारत की जो संपन्नता देखिए तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से जो भारत समृद्धि लिए हुए था, उसके कारण से इसको अपनी ओर अरबों ने मतलब उसकी अरबों ने क्या किया, उसकी इकोनॉमी यानी कि आर्थिक संपन्नता को देखकर उस पर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। ये था। दूसरी मान्यता ये है कि क्या हुआ कि ईरान के शासक यानी कि इराक यानी कि फारस के जो शासक थे वहाँ पर अल हजाज थे। आपको शासक का नाम याद रखना है, अल हजाज थे। 711 एडी, मतलब यहाँ पर 711 एडी यानी कि ईस्वी की बात चल रही है। 711 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पर अल हजाज जो थे ये शासक थे। ठीक है। वहीं इंडिया की बात करते हैं यानी कि भारत में सिंध प्रांत के राजा कौन थे, दाहिर थे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अल हजाज यहाँ पर है, इराक के शासक हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रमुख कारण अगर बात करते हैं तो ये तो इतिहासकारों ने बताया कि यहाँ की भारत की जो प्रभु संपन्नता को देखकर इनके द्वारा यहाँ पर आक्रमण करने की उत्सुकता हुई, ये एक अलग रीजन है। लेकिन अगर मेन मुख्य रीजन अगर आता है तो पूछा जाता है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इराक यानी कि ये इराक है, यहाँ के अरब शासकों के जो जहाज थे, प्रमुख कारण यानी कि देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरे क्या करते हैं, अरबों के कुछ जहाज़ों को लूट लेते हैं। ठीक है, लूटपाट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ के खलीफा भी, यहाँ पर शासक भी है और खलीफा भी थे। खलीफा क्या करते थे, इनको सलाह देते थे धार्मिक रूप से किस तरीके से आपको प्रचार करना है, दूसरा आपको किस तरीके से राजनीतिक तरीके से किस तरीके से आपको साम्राज्य विस्तार करना है, ये राजा को सलाह दिया करते थे। तो यहाँ के खलीफा वाजिद अली थे। तो वाजिद अली साहब ने कहा है कि वाजिद अली साहब ने इन अल हजाज को सलाह दी कि ये सिंध प्रांत के राजा को आपको बताना है कि आपके कुछ डाकुओं ने यानी कि देवल नामक बंदरगाह पर हमारे जो जहाज जा रहे थे दूसरे देश में,
आपके इन डाकुओं ने इनको लूट लिया है, तो आप इन डाकुओं पर कार्रवाई कीजिए। इनसे किनसे कहा? इनसे कह रहे हैं, ठीक है। देवल यानी कि यहाँ पर कौन कह रहे हैं? खलीफा वाजिद अली किससे कह रहे हैं? इनसे। भारत में जो शासक बैठे हुए सिंध प्रांत में कौन बैठे हैं? दाहिर। तो दाहिर भाई साहब यानी कि दाहिर जो राजा है वो क्या कहते हैं कि इन डाकुओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब ये हमारे कंट्रोल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इन्होंने इस बात को क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। 711 में इनको हार जो मिली किनको यानी कि अल हजाज को जो हार मिली, इसका इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। तो इनने क्या किया? 17 वर्षीय इनका भतीजा बोल सकते हैं, 17 वर्षीय भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, भतीजा या दामाद कुछ भी कह लो। उनमें जो मुस्लिम समुदाय होता है उसमें भतीजा और दामाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इन लोगों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने में। तो ये क्या हुआ? इसके बदले में अल हजाज ने क्या किया? अल हजाज ने अपने भतीजे यानी कि दामाद बोल सकते हैं, भतीजा बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध अभियान के लिए तैयार किया। 712 ईस्वी में यानी कि 712 AD में सफलता प्राप्त हुई इसको। इसने देवल और नेरून सिविस्तान, न केवल देवल पर अधिकार किया बल्कि नेरून और सिविस्तान जैसे दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो क्या है। मैं पूरा आपको एक स्टोरी के रूप में बता देती हूँ। आपको क्या याद रखना है कि जब अरबों का आक्रमण हुआ उस टाइम भारत में कौन शासन कर रहा था? तो सिंध प्रांत में इन्होंने आक्रमण किया था। यहाँ के राजा थे दाहिर। कौन थे राजा? दाहिर थे। अब ये हो गया। इसके बाद इराक के शासक पूछा जाएगा तो कौन थे? अल हजाज थे। खलीफा पूछा जाएगा तो वाजिद अली थे। और 712 ईस्वी में भारत पर सफलतापूर्वक जो आक्रमण यानी सफलता जो हासिल प्राप्त हुई वो मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो अल हजाज का भतीजा या दामाद बोल सकते हैं। इसके पीछे ये कहानी है। मैं और अगर आपको सुननी है तो इसके पीछे ये कहानी थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो दाहिर जो है बिना रणनीति या बिना प्लानिंग के युद्ध क्षेत्र में उतर पड़ता है। और क्या होता है कि सेना के बीच क्या होता है? एकदम भगदड़ हो जाती है। ये अपने हाथी से नीचे गिर जाता है तो सेना को लगता है कि ये जो दाहिर है वो मारा गया। तो इसमें क्या होता है? सेना तितर बितर हो जाती है और अपने हथियार डाल देती है। और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की क्या होती है? जीत हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? इसकी 2 पुत्रियों को लेता है। 2 पुत्रियां थी इसकी दाहिर साहब की। तो दाहिर साहब की 2 पुत्रियों को लेकर क्या होता है? ये इराक के शासक के यहाँ पर प्रस्तुत होता है। और उसके बाद क्या होता है? ये जो 2 पुत्रियां थी बड़ी चालू थी। इनने कहा कि वैसे जो खलीफा साहब थे तो खलीफा साहब के सामने इन्होंने कहा कि वाजिद अली साहब इनने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। तो क्या होता है? इतना जो सफल मोहम्मद बिन कासिम था जो सिंध प्रांत को जीत के आया है, इसमें क्या होता है? इन्हें जो लड़कियां थी उनने इस पर दुर्व्यवहार का जो आरोप लगाया था तो इसको क्या करते हैं? इसके शरीर से खाल निकालते हैं और इसको क्या करते? सजाए मौत सुना दी जाती है मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद ये लड़कियां कहती हैं कि हमने तो झूठ बोला था। और उसके साथ ही क्या होता है? इन लड़कियों को भी फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने क्या किया था? भारत के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश की थी। लेकिन राष्ट्रकूट शासक और जो चोलवंश शासक थे ये भी यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो इनके प्रभुत्व के कारण ये अंदर एंटर नहीं कर पाया और सिंध प्रांत पर ही आक्रमण करके ये वापस लौट आता है। इस प्रकार से हमारे भारत में अगर बात करते हैं सफल इसका सिंध प्रांत वाला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो 712 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम। ये थी पूरी कहानी। आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत पर पहला आक्रमणकारी यानी कि अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। जस्ट एक कहानी के रूप में अगर आप अपनी हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाओगे तो आपकी हिस्ट्री है ना कभी बोरिंग नहीं लगेगी। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से अपने नंबर स्कोर कर सकोगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं तुर्क आक्रमण, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू।